तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आप सभी शिक्षक साथी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग तैयारी कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा 2024 की। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सक्षमता परीक्षा की जो डेट है वो 26 तारीख से परीक्षा शुरू है और वो निरंतर 26, 27, 28, 29, 1 इस तरह से सभी लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। तो आप लोगों की तैयारी जो है वो कैसी होनी चाहिए, आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले वाला जो टेस्ट सीरीज़ 1 था, आज हम उसी का अगला हिस्सा हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है और आपकी तैयारी पूर्ण रूप से अच्छी दिशा में चल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज हमारा टेस्ट सीरीज़ का दूसरा जो भाग है आज हम लोग करेंगे। तो जो पहला भाग है वो आप जिन्होंने नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और बीपीएससी टीआरडी 3 वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो भी जो है इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो वो भी जो है चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। दोस्तों हमारा ये पहला प्रश्न है जो कि लिखा हुआ है कि 1857 में शुरू होने वाले प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन था। बोला 1857 में शुरू होने वाला जो विद्यालय है उसमें प्रथम विश्वविद्यालय कौन था। यहाँ बोल रहा है कि 1857 में विद्यालय शुरू हुआ था, उसमें प्रथम भारतीय बोल रहा है। तो इसमें प्रथम भारतीय जो विश्वविद्यालय था दोस्तों आपको हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वो कलकत्ता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है कलकत्ता, वही आपका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि चढ़ाव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। बोल रहा है कि चढ़ाव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। तो चिड़ाव जो है दोस्तों आपको वो मिज़ोरम की एक पुरानी शैली है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है वो आपका एकदम सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि हमारा है कि 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी। बोल रहा है कि 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी। तो हमारे पास ऑप्शन है तारिणी चरण चट्टोपाध्याय, रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर या नाथेशी शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर वो बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया, कब ग्रहण किया, कौन से अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या इलाहाबाद अधिवेशन में। बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया, कौन से अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही है। ये लाहौर अधिवेशन कब था दोस्तों। तो लाहौर अधिवेशन 1929 और 30 के आसपास, यानी कि 1929 और 30 हम लोग कह सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। बोल रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन जो शुरू किया गया था है ना, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत में जो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों वो एनी बेसेंट और तिलक द्वारा। किसके द्वारा। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जिसको हम लोग बोलते हैं उसी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। बोल रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1924 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया 1924। ये कब। तो अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि हमारा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे हम लोग बीसीसीआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीसीसीआई का गठन कब हुआ। बोल रहा है कि बीसीसीआई का गठन जो है कब हुआ। तो ये जो आपको 1928 में हुआ, दिसंबर 1928। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है। बोल रहा है कि भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, विधि मंत्री होते हैं, महान्यायवादी या महालेखक परीक्षक होता है। तो हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि महान्यायवादी जो है वो भारत के प्रथम न्याय अधिकारी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों जो कि हमारा है कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है। बोल रहा है कि दमन और दीव, यहाँ पे 2 नदी का नाम है। बोल रहा है कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है ना।
तो कौन सी खाड़ी अलग करती है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपको खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी द्वारा जो है इस दोनों को अलग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है वही हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? बोला है कि यहाँ भारत में 3-4 झील का नाम दिया गया है, उसमें बोला है कि अधिक खारा किसका पानी है? तो सबसे खारा पानी जो दोस्तों वो है राजस्थान का झील है, जिसको हम लोग सांभर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहाँ है? तो आपको राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में है सांभर झील। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सागर में भारतीय सार्वभौमत्व डैश समुद्री मीलों तक है। बोल रहा है कि सागर में भारतीय सार्वभौमत्व डैश समुद्री मीलों तक है, यानी कि कितने समुद्री मीलों तक है? 9 है, 10 है, 12 है या 14 है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है कि 12 समुद्री मीलों तक इसका जो है भारतीय सार्वभौमिकता का इसका अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है वो, जिसको हम लोग रेडीमेड बोल सकते हैं, बनाया, तो कृत्रिम बंदरगाह कौन है? बम्बई है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है या आपको मडगांव है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है कि चेन्नई आपका कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? चेन्नई जो है आपको वो कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है, और इसे बनाया गया था 1859 में। कब बनाया गया था? तो 1859 में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? बोल रहा है इनमें से कौन जो है वो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। बोल रहा है इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से जो है इसका सही उत्तर है वो आपको जंगल, यानी कि वन या जंगल बोल सकते हैं हम लोग। तो जंगल या वन जो है वो इनमें से नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे पहली बार आए हैं और उनको अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस तरह का वीडियो अच्छा लगे, और किस तरह के आप वीडियो अगर चाहते हैं उस तरह का वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं बनाने के लिए रेडी हूँ। तो आप लोगों को जो भी ख्वाहिश हो, सक्षमता परीक्षा हो या BPSC हो, जिस तरह का कंटेंट आपको चाहिए मैं उस तरह का बनाने के लिए, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका सामान्य अध्ययन का जो भी टॉपिक हो, मैं उसके लिए बना सकता हूँ। तो आपको चाहिए कि एक बार कमेंट करें कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। मैंने रीजनिंग का भी बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक से आप वहाँ देख सकते हैं कि रीजनिंग कितने आसान लफ्ज़ों में मैंने बताया आपको। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? बोल रहा है इसमें से सबसे जो है सर्वाधिक जो है अस्थायी तत्व कौन है? सर्वाधिक भी बोल रहा है और अस्थायी भी बोल रहा है। तो इनमें जो सबसे अस्थायी है दोस्तों वो आपको है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है यही अस्थायी तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिरका डैश का व्यापारिक नाम है? बोल रहा है किसका व्यापारिक नाम है? सिरका जो है वो किसका व्यापारिक नाम है दोस्तों? तो ये जो सिरका है ये खट्टा होता है। कैसा होता है? ये खट्टा होता है। और ये जो है आपको व्यापारिक नाम किसका है? तो एसिटिक अम्ल का है। किसका है? तो एसिटिक अम्ल का, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। दोस्तों अगला एक प्रश्न हमारा है कि एक के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या, बोल रहा है एक के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या जो है वो 6, 8, 2, 5, 11 से विभाजित है? तो ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये पे यहाँ पे हम क्या डालेंगे जो 11 से जो है सो डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2, 3, 5 तीनों में से कोई डाल के देखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपको 3, यानी कि 3 डालेंगे एक ही जगह पर तो इसका सही उत्तर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है? बोल रहा है कि किस पदार्थ को हम लोग किसी अन्य पदार्थ के साथ, एक ये पदार्थ हो गया, एक दूसरे मतलब 2 पदार्थों को जो है एक साथ मिलाने पर जो है वो अम्ल बनता है। वो कौन सा पदार्थ है? तो यह इसका जो सही उत्तर है वो आपको है सोडियम क्लोराइड, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं साधारण नमक जिसे बोलते हैं, वही जो है आपको अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, उनका जो राजनीतिक गुरु है वो हमारे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है?
कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों का जो है वो निलंबन कौन कर सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री है, संसद है, राष्ट्रपति है या सर्वोच्च न्यायालय है। तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है दोस्तों वो आपको जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वही सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कील विद्रोह, बोल रहा है यहाँ पे देखिए कील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, कब हुआ था कील विद्रोह। तो 1831 में। यहाँ से दो प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि 1831 में बुद्धो भगत की, यहाँ एक और चीज मिल रहा है कि बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था दोस्तों? तो कील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे कील लिखा हुआ है, तो कोल विद्रोह तो 1831 में किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड के सिंहभूम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी। बोल रहा है कि यहाँ पे तीन चार घटना दिया गया है, इनमें से बोल रहा है कि 1919 में कौन सी घटना घटी थी। तो 1919 में दोस्तों आपको जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वही हुआ था। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है हमारे देश के जो है नेता लोग गए थे, उसी के हिसाब से जो है उसी के वजह से जो है ये जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड 1919 में हुआ था, यानी कि 13 अप्रैल को हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। बोल रहा है कि स्वामी सहजानंद सहजानंद जो है वो किससे संबंधित है। तो स्वामी सहजानंद दोस्तों आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है बिहार में किसान आंदोलन, उसी से उनका संबंध है। दोस्तों पूर्ण रूप से अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, जोरों शोर से करनी पड़ेगी। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति कौन है। बोल रहे हैं कि शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें संबोधन किए थे, वो प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है ना। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको स्वामी विवेकानंद। कौन है वो? तो स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वही बिल्कुल सही है। और ये कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति की सीमित प्रभाव हुआ माना जाता है। बोला किससे फसल पर हरित क्रांति की सीमित प्रभाव हुआ माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको दलहन एवं तिलहन। क्या है? तो दलहन एवं तिलहनों में। तो दलहन कौन है दोस्तों आपको? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। बोल रहा है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो दोस्तों वो आपको दक्षिण अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ स्थित है, जिसे जिसे हम लोग इक्वाडोर बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 ईस्वी की क्रांति में निम्न किसने भाग नहीं लिया। बोल रहा है कि इनमें से 1857 की जो क्रांति इसमें कौन जो है निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है कि 1857। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है। बोल रहा है विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन है। नीली व्हेल, बाघ, शेर या हाथी। तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी है दोस्तों वो आपको है हाथी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी आपका है वही सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है। मतलब कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है बुध वही सही उत्तर है। दोस्तों हम लोग तेजी में बढ़ते हैं अब, क्योंकि जितना जल्दी हमें मॉडल से तैयारी हो जाएगी हमारी उतनी अच्छी तैयारी होगी। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। बोले पौधों में जल की ऊपर की जो ओर गति कहलाती है, क्या कह रहा है? जल स्राव, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन या है रसोरोहण। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको रसोरोहण। क्या बोलते हैं इसको? तो रसोरोहण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना
कब हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो वो जो है आपको 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रसित है? तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि यदि कोई आदमी जो है वो दूर की वस्तु को ठीक से नहीं देख पा रहा है तो उसे मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष इसे भी कहते हैं। तो मायोपिया ही है आपको निकट दृष्टि दोष, जिसे उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, यानी उत्तल लेंस लगाने से वो ठीक होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणी नहीं है? बोल रहा है चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणी नहीं है। येलो श्रेणी, रेड श्रेणी, ब्लू श्रेणी या ग्रीन श्रेणी? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको येलो श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? बोल रहा है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क, भारत में स्थापित जो है वो आपका पहला नेशनल पार्क कौन है? यहाँ बोल रहा है कि भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन है? तो भारत में स्थापित जो पहला नेशनल पार्क है दोस्तों आपको वो है को जिम कॉर्बेट। कौन है? जिम कॉर्बेट। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि मीरा सेठ, क्या है? मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? बोल रहा है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हथकरघे यानी हैंडलूम के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, या बाल आश्रम की समाप्ति से, या कार्यरत महिला के कल्याण से? तो मीरा सेठ समिति, यहाँ पे एक बात याद रख लीजिए, ये मीरा सेठ समिति का जो संबंध है दोस्तों वो आपको हैंडलूम से, किससे है? हैंडलूम, मतलब कि हाथ से जो हम लोग कपड़ा जो बुना जाता है उसी को हैंडलूम बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि मास्ट्रिचट संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोल रहा है मास्ट्रिचट संधि जो 1992 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों आपको यूरोप का एकीकरण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है वही सही उत्तर है। तो मास्ट्रिचट संधि कब हुई थी? तो 1992 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो यूरोप का एकीकरण करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? बोल रहा है कि मोनाजाइट एक रेत है, उनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट में दोस्तों आपको थोरियम खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दोस्तों। तो थोरियम खनिज कहाँ पाया जाता है आपको? तो मोनाजाइट रेत में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये, बोल रहा है शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? तो मानव जाति के लिए। क्यों उपयोगी है ये? क्योंकि ये ऑक्सीजन का निर्माण करता है। क्या करता है? तो ऑक्सीजन के निर्माण करने में ये सहायक होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो बिजली क्षेत्र में जो है विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से जो शहर है उस शहर का नाम दोस्तों आपको गुरुग्राम है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया गुरुग्राम, वहीं जो है ये स्किल डेवलपमेंट शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग जो है वो फल है? बोल रहा है कौन सा इसमें फसल है इसका खाने योग्य जो भाग है वो क्या है? वो फल है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि खाने योग्य जो फल है वो आपको क्या है? तो नारियल ही है। क्या है? नारियल। तो खाने वाला जो भाग है वो फल है, बाकी तो मूंगफली, मटर, गेहूं ये सब तो फल नहीं है। तो ये जो नारियल है वो क्या है आपका? इसका खाने वाला जो भाग है वो फल है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दी सी दिया गया है वही आपका एकदम करेक्ट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है करेंगे तो। हमारा अगला प्रश्न है कि घेंगा रोग
यानी कि ग्वाइटरी जिसको बोलते हैं, किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण, बोलता है कौन सा ग्रंथि बढ़ जाता है जिसके कारण घेगा रोग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि जब बढ़ जाता है तो ही जो आपको ये घेगा रोग है, जो कहाँ होता है, तो आपको गले में होता है। कहाँ होता है? तो गला में होता है ये घेगा रोग। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा किससे, बोल रहा है कि सांस्कृतिक की अवधारणा किसने विकसित की। बोल रहा है कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की। तो ऑप्शन है एस.सी. दुबे, एम.एन. श्री निवास, सच्चिदानंद, योगेंद्र सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको योगेंद्र सिंह ने संस्कृति की अवधारणा की। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वही एकदम सही उत्तर है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान में दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है कि अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन हमारे पास है धारा 16, धारा 29 या धारा 42 या धारा 46। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा 29। धारा 29 जो है इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया है। बोल रहा है कि भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको इनमें से सभी, यानी कि भूमि प्रबंधन भी है, सहकारी कृषि भी है, चकबंदी भी है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत पर भूमंडलीयकरण का प्रभाव नहीं है। बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो भारत पर भूमंडलीय प्रभाव का नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीयकरण। क्या है? तो राष्ट्रीयकरण इसका बहुत ही सही उत्तर है। हमारे अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है। बोल रहा है कि भारत के सामान्य ग्रामीण में जो नॉर्मल जो ग्रामीण है में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है। समाचार का है, चलचित्र का, टेलीविजन का है या रेडियो का है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको रेडियो, यानी कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में भी रेडियो मिल जाएगा। तो समाचार सुनने की बात हो या कुछ भी करने की, तो रेडियो सबसे आम है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा आसान यही चीज़ है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि श्रमिकों की समस्याओं पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम कब पारित किया गया। बोल रहा है कि श्रमिकों समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए उद्देश्य से औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह जैसे कि हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि 1950 है, 1949 है, 1948 है, 1947 है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हमारा अगला प्रश्न है किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। बोल लाइन में से किसने कहा कि समुदाय जो है वो जीवन का एक क्षेत्र है। ऑप्शन हमारे पास है माइकावर एवं पेज, बोडिन, के डेविस या रेडफील्ड। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको माइकावर एवं पेज। जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा है, माइकावर एवं पेज, इन्होंने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न होगा और ये रीजनिंग का सवाल है। तो रीजनिंग का सवाल है, इसमें हम लोग को बोल रहा है कि ये जो है आपको KRY इसका संबंध इससे है, तो PBX का संबंध यहाँ पे किससे है, कैसे है। तो हम लोग आप रीजनिंग का अगर सेशन नहीं देखे हैं मेरा, तो रीजनिंग का सेशन आप देख सकते हैं, उनमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया और मैं रीजनिंग का भी क्लास लेता हूं। तो आप लोग उसको उस रिकॉर्डिंग को उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने साथी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ उत्तर बता देता हूँ, और अगर आपको रीजनिंग का क्लास देखना है तो मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ आपको उत्तर में बता देता हूँ कि इसका जो सही उत्तर होगा जो PBX है ना, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो SGQ। क्या होगा? SGQ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, बी, वही आपका सही उत्तर है। वो कैसे है वो आपको रीजनिंग का क्लास आपको देखना पड़ेगा, वहाँ देखिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने रख दिया है, वहीं से आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप लोग तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। आप सभी शिक्षक साथियों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि अच्छे नंबर लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।